आज हम लोग सीटेट 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसके 16 दिसंबर का जो ये पेपर है जिसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल पेपर है और इसके हम आंसर की ऑफिशियल के से ही लेंगे क्योंकि जो कि ऑथेंटिक होते हैं सीबीएसई द्वारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विधाएँ होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाकी देखिए पहला ऑप्शन देखिए, पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। तो इसमें जब ये चीज़ें हैं क्या खाते हैं और क्यों, तो इसमें बच्चों को ये इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि ये चीज़ खाते हैं तो क्यों खाते हैं, यानी इसमें ज़्यादा आपको चिंतन करने की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखेंगे आप 2, 3, 4 तो ये इसमें चिंतन करने जैसे कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो जो विकास का चरणीय सिद्धांत होता है आपका, यह आपका विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। तो ऑप्शन बी यानी सेकंड इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। नीचे 4 दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि कौन कौन से विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला है पारिवारिक समाजीकरण, दूसरा है समकक्षी संबंध, तीसरा है सांस्कृतिक मूल्य, चौथा है आपका बच्चों का आत्मसम्मान। तो ये जो सभी हैं चारों, यही आपके बच्चों के अधिगम से प्रभावित होते हैं, अधिगम से जुड़ाव से प्रभावित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 3 है जिसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक खेल। ये आप जिन पियाजे का जब थ्योरी पढ़ेंगे आप तो उसमें सब चीज़ें दी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और पर अभी दूसरे व्यक्ति की दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को इंगित करता है। तो इसमें देखिए प्रतीकात्मक खेल की बात हो रही है। जो प्रतीकात्मक खेल होता है पियाजे ने उसे आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा हुआ है। तो ये पियाजे थ्योरी में आपको चीज़ें मिलेंगी, तो आपको थ्योरी पर होगी तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। यानी अब ये कोहलबर्ग पे थ्योरी पे है, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में कौन सा सम्मिलित है ये इसमें पूछ रहा है आपका। तो पहला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का, और जो नैतिक विकास होता है आपका ये सार्वभौमिक होता है, यानी हर जगह यूनिवर्सल रूप से मान्य होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट हो जाएगा, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अध्यापन एवं मूल्यांकन, यानी कि समीपस्थ विकास क्षेत्र का जो इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, अध्यापन और मूल्यांकन में। तो ये आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी चीज़ें सारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। जो अध्यापिका है उसने बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दिया है। तो कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा पाड़। इसे आप इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है स्कैप फोल्डिंग में, इसे आप सहारा कह सकते हैं। जब जैसे कि आप जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो जब हम साइकिल सीख रहे होते हैं या कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें हमारे जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें सहयोग करते हैं। जैसे हम साइकिल सीख रहे होते हैं तो पीछे से हाथ लगा के हल्का सपोर्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके हम चलाने लगते हैं। तो इसमें अध्यापिका ने क्या किया, आधा हल किया हुआ उदाहरण दिया फिर छोड़ दिया, यानी कि उसको थोड़ा सहारा दिया, बाकी बच्चा आगे से खुद से करना चाहे, खुद से कर पाए, इसके लिए ये ऐसा कर रही है। तो इसलिए ये स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा के लिए कौन सा सही है निम्न में से। तो पहला देखिए, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ये बिल्कुल सही है। जहाँ भी बच्चों की सहभागिता की बात आएगी वो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होगा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है, स्टूडेंट यानी कि बाल केंद्रित है, ठीक है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है। तो दूसरा देखिए, भय मुक्त अधिगम वातावरण, यानी जो अधिगम वातावरण होना चाहिए वो भय मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल भय का माहौल नहीं होना चाहिए शिक्षा में, ये दूसरा सही हो गया आपका, यानी दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना, जो विद्यार्थी हैं उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने जब सीडीपी में जो पढ़ा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी सब में कुछ ना कुछ अलग भिन्नताएं होती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जो आपका तीसरा है वो भी सही है। चौथा देखिए, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। हम जो बाह्य अनुशासन है उस पर कभी पक्षधर नहीं होते हैं। टीचर कभी भी, हम बच्चे हैं अगर तो हम में सेल्फ अनुशासन है तो वो ठीक है, लेकिन जो बाह्य अनुशासन है जो किसी के द्वारा फोर्स किया गया है वो नहीं माना जाएगा, यानी वो आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका 1 2 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि क्यों ना करे, मतलब जो बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि के जो बच्चे का बुद्धि लब्धि कुछ ना कुछ होता है, किसी का कुछ, सबकी अलग अलग होती है, तो उनके आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत ना करें। तो पूछ रहा है क्यों ना करें, तो उसका हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका। देखिए, पहला, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, तो कभी भी हमें अध्यापक के परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना है। अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ये वो कोई आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अध्यापक पढ़ाने के लिए गया है, उससे असुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है इसका मैटर नहीं करता। बच्चा हमारा जो है वो मेन फोकस है, बच्चे को हमें ध्यान देना है, न कि अध्यापक को। तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला, अध्यापक असुविधा को हम ध्यान नहीं देंगे। या विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, बिल्कुल गलत, विद्यालयों के हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बच्चा स्टूडेंट हमारा मेन फोकस है। तीसरा देखिए, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर, जहाँ भी प्रतिस्पर्धा जैसे आती है हमें प्रतिस्पर्धा नहीं कराने देना होता है। तो जैसे आपका जो वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देती, ये गलत हो जाएगा आपका। चौथा देखिए, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, यानी जो बुद्धि लब्धि संकल्पना है स्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। क्योंकि हम अगर बच्चों को उनकी बुद्धि लेवल यानी IQ लेवल के आधार पर बांट देंगे तो क्या बच्चों में क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएंगे वो, कि मेरी IQ लेवल इतनी है इसलिए मुझे इसमें कमज़ोर सेम रखा गया है, मेरा ज़्यादा है तो उसमें रखा गया है, तो वो उनमें डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो इसके लिए इसके नहीं करना चाहिए। और एक रीज़न और भी है, क्योंकि IQ लेवल जो है समय के साथ साथ ये अब चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आपका IQ लेवल निकाल लिया गया आज तो वो फिर यहीं रहेगा, नहीं, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, चीज़ों को बेहतर करते जाएंगे, आपकी IQ लेवल ऊपर नीचे घटती बढ़ती जाएगी। इसलिए उनको IQ लेवल के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए। इसका जो ऑप्शन आपका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या दिया है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अब हार्वर्ड गार्डनर का आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या दिया था, बहुबौद्धिक का जो सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो उसमें आप देखिए पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ हार्वर्ड गार्डनर का नाम है और यहाँ बहुबुद्धिकता की बात भी की जा रही है, तो यानी यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक कक्षा में तरह तरह अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। इसका रीजन क्या है, इसे बहुबौद्धिकता का निष्पादन करने में मददगार होता है। तो ऑप्शन ए इसका यानी पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। जो 1.5 साल से 2.5 साल का बच्चा आपका होता है, उसके द्वारा जो उच्चारित 2 शब्द वर्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आपका तार प्रेषित वाचन। क्या कहा जाता है, तार प्रेषित वाचन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, पुरुष दिमाग सोचते हैं और महिलाएं हृदय से, तो ये दर्शाता है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। जो स्टीरियोटाइप होता है मतलब क्या होता है, जो पुराने समय से धारणाएं चली आ रही हैं, ऐसा माना जाने लगा कि महिलाएं जो होती हैं वो हृदय सोचती हैं और पुरुष जो है दिमाग सोचते हैं। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी जो पहले से मानी चली आ रही है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लैंगिक रूढ़िवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न
निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता, यानी जो प्रगतिशील कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लास है, उसमें किस विधि का मूल्यांकन नहीं होता है, इस बारे में बताना है आपको। तो पहला है अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, और तीसरा देखिए केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, चौथा है विद्यार्थियों द्वारा पोर्टफोलियो तैयार करना। तो इसमें आप देखेंगे अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, ये सही है, और ये आपका स्वमूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन ये भी अच्छा है। लेकिन केवल मानक निर्देशित, यानी जहाँ भी आप जब कभी अभी आप देखिए जहाँ भी केवल शब्द आए तो वहाँ पे वो वर्ड आपका निगेटिव हो जाता है 99%। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय है। बाकी जो पोर्टफोलियो तैयार करना है ये भी है, मूल्यांकन का अच्छा तरीका है, ये भी है, और ये भी अच्छा तरीका है। क्या नहीं है, तो ये इसने क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है ना, नहीं होता है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3। जहाँ पे आपको केवल वर्ड दिखाई दे वो आपका एक तरफ वर्ड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 99% जगह वो निगेटिव टर्म में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। यानी जो वंचित और हाशिए पर स्थित समूह हैं उनकी भाषा और संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है, यानी शिक्षा में समानता। ऑप्शन जो एज का हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यानी चूँकि सभी जो लोग हैं सभी की भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो इसलिए वो शिक्षा में समानता के लिए उनको समावेशित करना जरूरी है। तो इसका पहला सही हो जाएगा। तो शिक्षक ये चाहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में 17 है। 16 हमने क्या बताया देख लीजिए एक बार फिर से। शिक्षा में समानता, सॉरी यहाँ पे शिक्षा में साम्यता होगा, साम्यता इक्विटी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा। समानता नहीं, साम्यता। शिक्षा में साम्यता, इक्विटी, दोनों में अंतर, इक्वलिटी और इक्विटी, ये शिक्षा में आपका साम्यता 2 हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नीचे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये देखिए, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। जब आप अधिगम विकार वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देंगे जो भी अलग अलग तरह के आपके अधिगम विकार होते हैं। तो उसमें ये आपका क्या होता है, चूँकि देखिए यहाँ पे एक विद्यार्थी गणित क्रियाओं को समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो गणित में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो क्या होता है आपका डिसकैलकुलिया बोलते हैं उसे, और हिंदी में क्या होता है गणित वैकल्य। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होगी। यानी श्रव्य बाधित यानी बच्चा सुन नहीं पाएगा, तो कौन सा जो रणनीति होगा वो सही नहीं होगा। पहला देखिए वीडियो चलचित्रों का प्रदर्शन, ये सही है। वीडियो दिखा, चूँकि वो सुन नहीं पाएगा तो वीडियो दिखा कर सकते हैं। पढ़ाते हुए अभिव्यक्त शारीरिक गतिविधियों और संकेतों, यानी सही है, शारीरिक गतिविधि और संकेतों से पढ़ा सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी सही है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक और चित्रिक यानी संकेत भी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है। और चौथा देखिए संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर आश्रित रहना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसमें गलत ही पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, यानी ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि संप्रेषण सिर्फ मौखिक माध्यम पे आप रहेंगे तो वो तो सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो शब्द बाधित है, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक को वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है, ठीक है। तो अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति जो गढ़ित पूर्वाग्रह है उसको उजागर कौन सा कर सकता है इन चारों में से। तो देखिए पहला देखिए लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। तो ये जो पहला आपका यही सही हो जाएगा, यानी जो लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर अगर आप बच्चों को बैठाते हैं तो ये वंचित समूह के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर करता है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो पहला है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग सम्मेलन, दूसरा है मौलिक खोज, और तीसरा है परीक्षा देने। जहाँ परीक्षा देने वाली बात होगी हम परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है आंसर, ये नेगेटिव हो जाता है। अभिसारी, ये अभिसारी होता है, यानी इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, यानी कि संकुचित सोच, तो ये नहीं होगा, संकुचित हमें नहीं लेना है। और जो पहला आपका है वह क्या है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के सम्मेलन, ये नहीं। पहला दूसरा देखिए आप मौलिक खोज और सोच बढ़ाने के, यानी इसका ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 20 का, 20 का ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21,
एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो कैसे किया सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, सही बात है। अध्यापक के संवेगों द्वारा, ये भी सही है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, ये भी सही है। चौथा क्या है? बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। हमने पहले ही बताया कि जो बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन है ये आपका निगेटिव होता है, ऐसा हमें नहीं करना है। यानी इसे छोड़ के जो बाकी ऊपर के 3 है वो सही है। ये जो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। जो बच्चों की असफलता होती है अक्सर विद्यालय की सफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो पहला देखिए, स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण हेतु। दूसरा है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। तीसरा है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं। और जो आपका अगला है क्या है, बच्चे की योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि की वजह से असफल होते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें हमेशा मान के चलना होता है कि जो हमारा बच्चा होता है वो सुपर पावर होता है, यानी वो कभी भी उसमें कोई कमियां नहीं होती हैं। अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, उसमें अगर स्कूल विद्यालय या टीचर उसे नहीं पढ़ा पा रहा है तो उनकी शिक्षण पद्धति और विद्यालय में जो प्रबंधन है उसमें कमी है या शिक्षा व्यवस्था में कमी है। लेकिन हमारा बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमेशा आपको ये मान के चलना है कि बच्चा हमारा है और उसमें ऐसी कोई कमियां नहीं है। अगर वो पढ़ने में कहीं से भी असफल हो रहा है तो वो गलती किसकी है? विद्यालय की गलती है, टीचर की गलती है और उनकी विधियों की गलती है। तो ये आपको हमेशा मान के चलना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, जो दूसरा है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। यानी ऑप्शन 2, यानी बच्चा अगर असफल हो रहा है तो उसमें विद्यालय की गलती है। वो उस बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहा है कि उसे किस विधि से पढ़ाना चाहिए, क्या उसमें कमियाँ रह गई, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए? तो आपने एनसीएफ वगैरह जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, उसे कैसा होना चाहिए? बाहरी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए दूसरा ऑप्शन, बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। जहाँ भी आपको बाहरी ज्ञान से जोड़ने की बात आएगी वो आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। बाकी आंसर आप देख लीजिए, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को कॉपी ज्यों का त्यों लिखना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब बच्चे कॉपी करते हैं पाठ्य पुस्तकों से तो आपको नेगेटिव टर्म में आता है, ठीक है। अच्छे से रट लेना, रोट लर्निंग, रटना, ये आपका एक तरह से निगेटिव होता है। हमें रटने को बिल्कुल मना किया गया है। बच्चे को रटाना नहीं है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज देना है और बाह्य संसार उससे जोड़ के उसको शिक्षा देनी है जिससे वो सीख पाए। और परिभाषा, जहाँ भी डिफिनेशन वाली बात आएगी वो भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। उसे रटाना नहीं है, परिभाषा याद नहीं कराना है हमें, बस उसे समझाना है। तो इसका ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो जो बच्चों की असफलता का भय उसको दूर करना क्यों जरूरी है? पहला है, एक कक्षा में अध्यापक को बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ये गलत है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो टीचर है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमारे बच्चों पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि जो हमारा बच्चा है वो ऐसा करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसलिए एक कक्षा में बच्चों की असफलता का भय दूर करना क्यों जरूरी है? तो इसका हो जाएगा, एक कक्षा में अध्यापक बच्चे को भय को संभाल नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर प्रॉब्लम है। अगला, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन को जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये बिल्कुल गलत है। टीचर की जिम्मेदारी होती है पूरी बच्चों को देखने की, मतलब उसको पढ़ाने की, लिखाने की, कैसे भी। अगला देखिए तीसरा, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। आज जब एनसीएफ पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ, जो असफलताएं होती हैं वो बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं उनको सीखने में सहायक होती हैं, इसलिए ये उनका अभिन्न अंग है। इसलिए ऑप्शन जिसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखिए, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ठीक है। तो ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो 3 है इसका आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 देखिए, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि? तो क्यों पुरस्कार देना जो है अधिगमकर्ता को प्रभावित करने का उत्तम तरीका नहीं है? क्योंकि जो पुरस्कार होता है वो उसे बाह्य रूप से अभिप्रेरित करता है, आंतरिक रूप से नहीं करता। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखेंगे पहला, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है वो क्षीण हो जाती है। इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान को इंगित करता है? यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा उत्तम समस्या समाधान को इंगित करता है? तो देखिए यहाँ पे सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता कमी, अपसारी चिंतन,
ये आपका इसमें सभी अच्छे वर्ड हैं आपके, यानी सृजनात्मकता आपको जहाँ भी दिखे ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। बच्चे हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग, यानी सृजनात्मकता क्या मतलब होता है, क्रिएटिव, हमेशा क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए। और अपसारी चिंतन, यानी कि अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब कि व्यापक स्टैंडर्ड थिंकिंग। एक होता है आपका अभिसारी, अभिसारी जो होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका संकुचित सोच होती है, जबकि अपसारी क्या होता है, व्यापक होता है। तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता कमी और अपसारी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के असफलता और सफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा करने को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने में बेहद प्रभावित करती हैं। दूसरा है शिक्षक की कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो स्वायत्तता है उनको छोड़ देना चाहिए। और स्वायत्त वो खुद से जो चीज़ें कर रहे हैं उनको एक्टिविटी करनी देनी चाहिए, उनको कंट्रोल नहीं करके रखना है बच्चों को हमें। तीसरा है शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करके एक दूसरे को बेहतर, प्रतिस्पर्धा हमें बच्चों में कभी नहीं करवाना है। तो यहाँ जब प्रतिस्पर्धा वर्ड आ गया तो ये हमारा वर्ड ये भी गलत हो गया। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों प्रशिक्षण देना चाहिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो असफलता होती है बच्चों के लिए एक टूल होता है, यानी जो बच्चे गलतियाँ करेंगे, असफल होंगे तो उनसे वो सीखते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें असफलता बचाना है। गलतियाँ वो करेंगे, असफल होंगे तो उससे वो सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए पहला जो शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने में बेहद प्रभावित करती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया हुआ शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। जो शिक्षिका है वो कक्षा में जो कह रहा है आपका सीखने का वातावरण किस प्रकार से निर्धारित कर सकती है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सज़ा, जैसे हमने ऊपर देखा भी जहाँ पुरस्कार वाली बात आई थी वो निगेटिव वर्ड था। पुरस्कार और सज़ा भी नहीं देना है बच्चों को, सज़ा बिल्कुल भी मना कर दिया गया है, और पुरस्कार एवं सज़ा तो ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका। और यहाँ देखिए एक तय एवं निर्धारित समय सारणी, यानी उनको एक समय सारणी और एक फिक्स टाइम ये सब इनसे बांध दिया जा रहा है। तो उन्हें हमें बच्चों को बांध के नहीं रखना है कि इस टाइम पे ऐसा करना है वैसे करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, बाल केंद्रित है, ठीक है। तीसरा देखिए बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, ये सही है। देखिए पॉजिटिव वर्ड है, जो बच्चों का संवेग है, इमोशन है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर सीखने का वातावरण हमें सकारात्मक रूप से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर चौथा भी देख लीजिए, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो उनकी क्षमता के आधार पर, यानी बच्चों में कभी भी विभेदीकरण नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती न दे सके। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन देखेंगे आपने लिखा है हाँ या नहीं। तो कभी भी जो टीचर होता है सत्ताधारी नहीं होना चाहिए। सत्ताधारी मतलब क्या होता है कि उसका शासन हो, मतलब वो जैसा कर बोले वो करे, मतलब बच्चे मतलब टीचर ओरिएंटेड हो गया क्लास। सत्ताधारी मतलब टीचर ओरिएंटेड, शिक्षक केंद्रित हो गया, बिल्कुल नहीं। जबकि हमारी जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, वो कैसी है, छात्र केंद्रित है। तो ये इसमें हमें सबसे पहले जब इन्होंने कहा सत्ताधारी, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा नहीं, सत्ताधारी नहीं होना चाहिए। तो नहीं इसमें आपका 3-4 में है। फिर देखेंगे 3-4 को हम। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे कि उनकी सांप्रदायिकता स्पष्टता में कमी रह जाती है, ठीक है। ये देखिए सही कह रहा है, यानी अगर जो सत्ताधारी होगा टीचर, तो विद्यार्थी जो होंगे वो क्या करेंगे, उससे प्रश्न पूछने में अध्यापक से डरेंगे, जिससे क्या होगा, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं संप्रत्यायिकता है उसमें जो स्पष्टता है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं होगा टीचर स्टूडेंट का, तो उसमें स्पष्ट चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये आपका सही है, इसके लिए उस क्वेश्चन के लिए सही है। और चौथा देख लीजिए, नहीं तो ये भी सही है, लेकिन आगे देखिए, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों अधिगम प्रक्रिया को अप्रासंगिक है, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये सभी आपके जो आंसर बताए जा रहे हैं ये आपके ऑफिशियल आंसर है जो आयोग ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। ये कह रहा है जो परिचर्चा क्लास में डिस्कशन चल रही है टीचर और छात्रों के बीच, तो कह रहा है क्या उसमें शिक्षिका को बच्चों के जो गलत उत्तर हैं उनको सही करना चाहिए, इसके लिए बताना है आपको। तो देखिए इसमें हमने पहले ही पढ़ा, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं
क्या होता है, उनकी सीखने में वो सहायक होती हैं। गलतियाँ करेंगे तो फिर वो उनको सीखने में सहायक होती हैं, तो उन्हें गलतियाँ करने से नहीं रोकना चाहिए हमें। तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं। यानी कि जो तीसरा आपका है उसका जो ऑप्शन 2 है, देखिए इसमें नहीं दिया है। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि उन्हें गलतियाँ करने से रोकना नहीं है हमें, और बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो बोल रहे हैं, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो कम से कम उन्हें बोलने दिया जाए, ताकि वो अगली बार जब कभी हम फिर से कुछ क्वेश्चन आए तो वो उसके लिए बोलें, ना कि डरें। उनके अंदर भय ना आए कि मैं गलत बोलूँगा तो मुझे इस तरह से बोला जाएगा, ये बोला जाएगा। वो गलत उत्तर भी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उत्तर दे रहे हैं, तो उससे वो सीखेंगे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये CDP के 30 क्वेश्चन थे जो आज हमने किए, और ये 16 दिसंबर 2021 से जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम फिर से CDP के 30 क्वेश्चन करेंगे जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं तो 2021 में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।